वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। आज हम बात करेंगे कि जो भी अधिशेष कार्मिक है उनके समायोजन के संबंध में काफ़ी चर्चा चल रही है और पूरा शेड्यूल भी जारी हो चुका है। कौन कौन अधिशेष होंगे, अधिशेष कार्मिकों का क्या प्रोसेस रहेगा, उनका किस तरीके से पदस्थापन होगा या और क्या क्या इनके बारे में जो भी डिटेल्स है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जैसे आपको पता है शिक्षा विभाग में कुल 35,794 शिक्षक या कार्मिक विभिन्न कारणों से, जैसे विद्यालय में क्रमोन्नति है, महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी विद्यालय में रूपांतरण के कारण, पदों की स्वीकृति या रिक्त नहीं होना, काउंसलिंग के कारण, द्वारा पदस्थापन या विद्यालय में पद टूटने से या संकाय परिवर्तन से, स्थानांतरण से या समायोजन के आदेश से या न्यायिक स्थगन आदेश की पालना में कई कारणों से कई शिक्षक साथी है वो अधिशेष प्रदर्शित हो रहे हैं। तो कई भी कोई भी कारण हो सकता है, कारण के हिसाब से उनका जो भी है वो निस्तारण किया जाएगा। अब उक्त अधिशेष शिक्षकों के समायोजन हेतु शासन के अनुमोदन के पश्चात 6/9/2024 को एक दिशा निर्देश जारी किए गए थे और जिसे 12/9/2024 को अग्रिम आदेश तक स्थगित भी किया था। और तत्पश्चात वर्तमान में 14/11/2024 को अधिशेष समायोजन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे, पूरा कार्यक्रम जारी किया गया था। मैं आपको पूरी डिटेल भी बता दूंगा, इसके अलावा पुराने आदेश भी बता दूंगा। अब जो नया शेड्यूल जारी किया था वो ये था कि 25/11 तक, यानी जैसे आज 27 हो चुकी है तो 25/11 तक अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची तैयार करनी थी, जो लगभग सीबीओ लेवल पे हो चुकी है क्योंकि सभी पीओ से इसकी सूचना मांगी थी। इसके बाद अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की सूची है वो बिंदु संख्या 3 के अनुसार, बिंदु उसके उप बिंदु 15 के अनुसार संभावित पद स्थापन स्थान और सहित सूची तैयार करना, यानी कौन कौन से वैकेंट पोस्ट है और कौन कौन से कार्मिक है वो समायोजन की योग्य है, उनके लिए जो सूची है वो 28/11 तक तैयार हो जाएगी। यानी कल तक आपको लगभग सभी ब्लॉक्स की सूची है वो मिलने की संभावना है, यानी तैयार हो जाएगी कौन कौन कार्मिक है, अधिशेष है और कहाँ कहाँ पद स्थापन के लिए रिक्त स्थान है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 की कार्रवाई के उपरांत, यानी जो ये जो 28 तारीख की कार्रवाई, यानी पद स्थापना सूची जो संभावित और समायोजन योग्य कार्मिक, इसके उपरांत जो शेष अधिशेष कार्मिक रहेंगे उनको प्रारंभिक शिक्षा को सुपुर्द किया जाएगा। यानी पहले काम माध्यमिक शिक्षा में होगा, उसके बाद प्राइमरी में होगा। मैं ये पूरी जानकारी दूंगा इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है, होगा 100% होगा, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। पूरी अगर आप जानकारी चाहें तो वीडियो पूरा जरूर देखें। इसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा द्वारा माध्यमिक शिक्षा में लौटाए गए और 2/12/2024 तक प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों की समेकित पदवार सूची है वो और जो भी कार्मिक है वो प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष उनकी सूची है 2/12 तक तैयार की जाएगी। यानी 2 दिसंबर तक जो एलिमेंट्री द्वारा जो भी माध्यमिक शिक्षा को लौटाए गए उनकी सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या 3 के बिंदु 15 के अनुसार जो भी पद स्थापन वगैरह होगा वो 4/12 तक हो जाएगी और प्रारंभिक और माध्यमिक द्वारा जो भी पद स्थापन आदेश है वो सारे है वो आपके 6/12 तक होने की ये पूरी शेड्यूल जारी किया गया। अब इसमें कितना क्या कार्यक्रम होता है, क्या प्रभावित रहती है, वो अलग बात है, बाकी ये पूरा शेड्यूल जारी किया गया। अब इसमें ज़्यादातर अधिशेष कार्मिकों के संबंध में कई तरह की उनके मन में शंकाएं हैं, या जिज्ञासा है कि किस तरीके से क्या क्या कार्रवाई होगी। तो पहला जैसे प्रश्न है कि हिंदी माध्यम के क्रमोन्नत विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों में एफएमएस और शाला दर्पण पर पद स्वीकृत कर दिए गए हैं और कुछ विद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में ये भी एक कन्फ्यूजन है कि क्या होगा। तो जारी निर्देश सेकेंड स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान के बिंदु संख्या 7, जिसमें प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत अथवा मापदंडानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष होंगे। यानी या तो पहले से जो भी पद स्वीकृत है, सैंक्शन है वो है वो, और इसके अलावा अगर मापदंड है उसका से अधिक पद है, जैसे नामांकन वगैरह या किसी भी आधार पे उसके मापदंड के अनुसार अगर स्वीकृत पद से अधिक कार्मिक वहाँ पदस्थापित है तो वो अधिशेष होंगे। और ऐसी स्थिति में शासन के पत्र क्रमांक 30/4/2015 की पालना में कार्रवाई की जाएगी। तो ये पद है स्वीकृति में भिन्नता आ रही है और वर्तमान में विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक के जैसे 6 पद और अध्यापक लेवल 2 के अंग्रेजी और गणित विज्ञान लेवल 1 के और 2 पद स्वीकृत है, ये सामान्य स्थिति है। और शासन के पत्र क्रमांक 30/4/2015 की पालना के अनुसार मापदंड अनुसार 1 से 12 तक संचालित जो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहाँ कला संकाय है संचालित है वहाँ वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद स्वीकृत है, गणित का, विज्ञान का और तृतीय भाषा का यानी संस्कृत का, लगभग ज़्यादातर संस्कृत है क्योंकि सामाजिक का पद नहीं होता, वहाँ व्याख्याता होते हैं, कला संकाय है। तो इसके अलावा जो भी वरिष्ठ अध्यापक का इंग्लिश का भी पद ज़्यादातर होता है लेकिन इसमें अभी नहीं दिया उसमें। और इसके अलावा ये जैसे और अध्यापक लेवल 2 के 3 पद सामाजिक विज्ञान के, हिंदी के और अंग्रेजी के पद स्वीकृत होते हैं। ऐसी स्थिति में
समकक्ष विद्यालयों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब इसमें क्या होगा, तो विद्यालय में जो भी पदों का निर्धारण होगा वो शासन के आदेश या निर्देश से 30/4/2015 के अनुसार वर्तमान में विद्यालय में स्वीकृत पदों की समीक्षा या पदों का पुनर्निर्धारण नहीं किया जाएगा, और वर्तमान प्रक्रिया में स्वीकृत पदों के आधार पर ही अधिसूचित की पहचान की जाएगी और समायोजन की कार्रवाई की जाएगी, और स्वीकृत पदों में से किसी भी स्थिति में परिवर्तन यानी कम या अधिक या विषय परिवर्तन नहीं करना है, यानी जो भी पद स्वीकृत है उसी के आधार पर ये सारा कार्यक्रम होगा। इसके अलावा क्रमोन्नत विद्यालय में जहाँ न्यूनतम 30/4/2015 के अनुसार स्वीकृत होना शेष है, वहीं केवल वहीं इस पद स्वीकृत न होने पाने के बावजूद भी उन्हें स्वीकृत मानते हुए अधिशेष और समायोजन किया जाना है, यानी स्वीकृत नहीं है लेकिन वहाँ वास्तव में जो भी नियमानुसार मापदंड अनुसार अगर है स्वीकृत होने शेष है तो वो स्वीकृत माने जाएंगे। या इसके अलावा यदि किसी विद्यालय में शिक्षक स्वीकृत पद के विरुद्ध सक्षम आदेश से पद स्थापित है, यानी कोई भी कार्मिक है वो पद है उसके विरुद्ध पद स्थापित है, जैसे पद सामाजिक है और वो गणित का व्यक्ति वहाँ पद स्थापित है, पद के विरुद्ध है, तो उन्हें अधिशेष नहीं माना जाना है। ऐसे कार्मिक जिनका वेतन अन्य विद्यालय या पद से आहरित किया जा रहा है उनके अलावा किसी को भी अधिशेष नहीं माना जाना है। तो यानी एक तो ये भी है कि जिनका वेतन है, ऐसे कार्मिक जिनका वेतन अन्य विद्यालय या अन्य पद से आहरित किया जा रहा है उनके अलावा किसी को अधिशेष नहीं मानना, यानी जिनका वेतन खुद के विद्यालय से बन रहा है उनको अधिशेष नहीं मानना, जिनका अन्य विद्यालय से या अन्य किसी कार्यालय से बन रहा है तो वो भी अधिशेष की श्रेणी में आएंगे। अब ये एक प्रश्न है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो महात्मा गांधी विद्यालय में आ रही है कि जिन विद्यालय में कक्षा 9 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उनमें विद्यालय में पूर्व में कार्यरत प्रधानाचार्य और वरिष्ठ अध्यापक जो कि चयनित नहीं है वो अधिशेष दर्शाया जाएगा या नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी विद्यालय पहले जो राजकीय विद्यालय थे अब उनमें पहले से ही अगर प्रधानाचार्य और वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है तो उनके लिए क्या होगा, तो जब तक चयनित कार्मिक नहीं आए तब तक वे यथावत कार्य करेंगे। इसके अलावा बिंदु संख्या 2 के पार्ट 1 और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संबंध में दिशा निर्देश 14/6/2019, ये जो दिशा निर्देश है ये 14/6/2019 के दिशा निर्देश जारी किए गए थे महात्मा गांधी विद्यालयों के संबंध में, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के संबंध में। इसमें सारी डिटेल्स आपके दी हुई है, कौन कौन क्या क्या रहेगा ये सारा मैं आपको ये जैसे इसमें कौन कौन से शैक्षिक स्टाफ होंगे, जैसे पद प्रधानाचार्य का होगा, लेवल 1 के 5 होंगे, लेवल 2 के 2 होंगे गणित अंग्रेजी के, इस तरीके से ये पूरी डिटेल PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो भी ये निर्देश थे उनके अनुसार पहला है कि बिंदु संख्या सेकंड का 1 के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु शिक्षकों या कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्यग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा, यानी जब तक वहाँ कार्यरत जो भी नए पदस्थापन नहीं हो जाता या जो कार्मिक नए नहीं आ जाते तब तक वहाँ के जो पुराने कार्मिक हैं उनको अधिशेष नहीं माना जाएगा। वो जब कार्यकरण करेंगे तो पहले से जो कार्यरत या जो अचयनित कार्मिक है जो पहले से कार्यरत है उनका चयन नहीं हुआ है वो उसी मूल विद्यालय जो पहले जो मूल विद्यालय था उसके कार्मिक है उनको अधिशेष माना जाएगा जब नए कार्मिक उसमें आकर के ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा अधिशेष कार्मिकों के समायोजन करते समय यदि संबंधित विषय जैसे अध्यापक लेवल 2 हिंदी या सामाजिक विज्ञान संस्कृत के कार्मिक अधिक हों और रिक्तियों की संख्या जैसे राजस्व ग्राम ब्लॉक में कम हो तो ऐसी स्थिति में समायोजन का आधार क्या किया जाएगा, यानी संबंधित जो विषय के अध्यापक तो ज़्यादा है कार्मिक ज़्यादा है लेकिन पद कम है, रिक्तियाँ कम है, तो ऐसी स्थिति में अधिशेष कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा के आवश्यकता अनुसार समायोजन के उपरांत 6D चयनित कार्मिकों को प्रारंभिक शिक्षा को सुपुर्द किया जाए या नहीं, एवं पद स्थापन की कार्रवाई काउंसलिंग से किया जाने का उल्लेख नहीं है। अब ये एक समस्या है कि इसमें काउंसलिंग वगैरह के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है जो दिशा निर्देश जारी हुए थे। तो दिशा निर्देश पत्र 14/11/2024 ये भी मैंने आपको जो भी मैंने आपको बताया था इसी में है, और सामान्य निर्देश 3 का बिंदु संख्या 3 व 4 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, और अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के जिले और वरिष्ठ अध्यापक के मंडल में अधिशेष होने पर प्रकरण निदेशालय को भिजवाए जाएंगे। काउंसलिंग नहीं की जानी, फिलहाल काउंसलिंग का इसमें जो भी प्रावधान है वो नहीं है, और लेवल 1 के होंगे और लेवल 2 के होंगे वो तो जिले में जो भी अधिशेष होंगे तो उनके प्रकरण, और वरिष्ठ अध्यापक है वो मंडल में अधिशेष होंगे तभी उनको निदेशालय को भेजा जाएगा। इसके अलावा बिंदु संख्या 3 के 3 जो भाग है उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन स्पष्ट रिक्त पद पर या विषय पर उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में ही किया जाएगा, यानी माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक है वो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में ही जो भी है पदस्थापित किए जाएंगे, अन्य पद या अन्य विषय के विरुद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाए, यानी जो भी पद है उसी पद का कार्मिक है उसी पद पे समायोजित किया जाएगा, विषय के विरुद्ध या पद के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में रिक्त पद शेष नहीं रहने पे, अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद ही नहीं रहेंगे रिक्त सारे पद भर जाएंगे तो प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय में उनका समायोजन की कार्रवाई की जाएगी।
ये बात है उन कार्मिकों की जो माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में अधिशेष है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अधिशेष है, उनके लिए है। और बिंदु संख्या 3 का जो चौथा है कि जिन अध्यापकों लेवल 1 और लेवल 2 की नियुक्ति नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा के विभाग विद्यालय में लगाया जाए। यानी जिनकी 6D या जो 6(3) है हो चुकी है, उन्हें अनिवार्य रूप से माध्यमिक शिक्षा में लगाया जाए। और यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय में पद रिक्त नहीं है, तभी उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के दिन लगाया जाए, अन्यथा उनको माध्यमिक शिक्षा में ही लगाया जाए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि शिक्षकों या कार्मिकों के ब्लॉक में रिक्त पदों के अनुपात में अधिशेष कार्मिकों की संख्या अधिक होने पे, यानी जितने किसी ब्लॉक में पद स्वीकृत उससे ज़्यादा अगर कार्मिक है, अधिशेष है, तो ब्लॉक में समायोजन किस आधार पर किया जाएगा। यानी दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक तो कार्यकरण के आधार पर ब्लॉक में, और एक विद्यालय में कार्यकरण की तिथि के आधार पर। तो विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों में से जो ब्लॉक में कनिष्ठ है उसका समायोजन किया जाना है। ब्लॉक में कनिष्ठ का मतलब जो बाद में आया है उसको समायोजित किया जाएगा, जो पहले से है वो यानी जो वरिष्ठ है वो रहेगा। दिनांक 14/11/2024 के सामान्य निर्देश का बिंदु 1, यानी जैसे ये जो निर्देश है सामान्य निर्देश थे, यहाँ से ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। 14/11 का ये जो आदेश था, ये 14/11 का आदेश है। इसका अब मैं आपको वापस इसको करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप देखेंगे 14/11 के सामान्य निर्देश का बिंदु 1, यहाँ से ये सामान्य निर्देश है, इसका जो बिंदु 1 है पदों का निर्धारण है। तो अब इसमें जो वही बात है कि किस किस को, ये मैंने विस्तार से इसका वीडियो भी बना रखा है, वो आप एक बार देख लें, अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें यही है कि जो कनिष्ठ है उसको, जैसे अधिशेष कार्मिकों की पहचान है, तो इसमें ये सारे निर्देश वगैरह दिए हुए हैं। तो यही PDF मैंने अभी आपको पूरी बताई थी, ये 204 पेज की है, इसमें 2014 का आदेश भी इसमें शामिल है। तो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कार्यग्रहण तिथि समान है, तो जिसकी सेवा अवधि कम है उसको अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा। यानी जो कनिष्ठ होगा, नया कार्मिक होगा, वो समायोजित होगा। और नियुक्ति तिथि और कार्यग्रहण तिथि समान होने पर अधिक आयु वाला वहीं और कम आयु वाला अधिशेष माना जाएगा। कुल मिला के जो भी जूनियर होगा, कनिष्ठ होगा, उसको अधिशेष माना जाएगा। जो भी सीनियर होगा, चाहे ज्वाइनिंग में सीनियर हो, चाहे अगर ज्वाइनिंग सेम है तो जो आयु में सीनियर हो, या कार्यग्रहण नियुक्ति तिथि में जो भी सीनियर है वो वहीं रहेगा, और जो कम है वाला वो अधिशेष माना जाएगा। अगला है महात्मा गांधी विद्यालयों में कार्मिक व अन्य जिलों से कार्यरत होने की स्थिति में एवं अधिशेष होने पर किस जिले में पदस्थापित किया जाएगा। यानी महात्मा गांधी विद्यालय में जो भी कार्मिक है जो अन्य जिलों से कार्यरत होने की स्थिति में, उनके पदस्थापन किस तरीके से होगा। तो दिनांक 14/11 जो भी इसका आदेश जो था बिंदु 3 के बिंदु संख्या 2 के अनुसार, यदि कार्मिक वर्तमान कार्यरत जिले में समायोजित नहीं हो रहा है तो प्रकरण निदेशालय को भेजे जाएंगे। यानी जिस जिले में वो कार्यरत है वहाँ अगर समायोजन नहीं हो रहा है या पोस्ट वैकेंट नहीं है तो उसका प्रकरण निदेशालय को भेजा जाएगा। और बिंदु संख्या 3 के 2 के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु अचयनित शिक्षकों, जिनका जो अभी भी पुराने जो साथी है वो पदस्थापित पहले से रहे हैं विद्यालय में, जो नॉर्मल था उसके बाद अंग्रेजी माध्यम हो गया, लेकिन वो चयनित नहीं हुए, यानी वो पहले से ही वहाँ कार्यरत है, तो अचयनित कार्मिकों और शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में केवल तभी लगाया जाएगा जब हिंदी माध्यम विद्यालय में पद रिक्त नहीं हो। यानी अचयनितों को अंग्रेजी माध्यम में नहीं लगाया जाएगा, और उसी स्थिति में लगाया जाएगा जब हिंदी माध्यम के विद्यालय में कोई भी पद रिक्त नहीं होगा, और ये समायोजन केवल चयनित या कार्मिक के उपलब्ध होने तक ही किया जाएगा। कुल मिलाकर के महात्मा गांधी जो विद्यालय है उनमें चयनित शिक्षक ही आएंगे, यानी जिनका सिलेक्शन हो गया वही आएंगे। बाकी अगर शिक्षक कोई पुराने हैं तो या तो उनको पदस्थापित कहीं और किया जाएगा, और मान लो अगर वो पोस्ट वैकेंट और कोई नहीं आ रहा है तो जब तक चयनित कार्मिक नहीं आते तब तक उनको वहाँ रखा जाएगा, उसके बाद उनको समायोजित किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, विद्यालयों में माननीय न्यायालय के स्थगन के उपरांत कार्मिक के पुनः कार्यग्रहण करने पर, किसी कार्मिक का ट्रांसफर हो गया विद्यालय से और वो वापस न्यायालय के आदेश पे पुनः उसी विद्यालय में कार्यग्रहण कर रहा है, और वर्तमान में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन खारिज करते हुए शिक्षा विभाग को कार्रवाई हेतु निर्देशित करने पर अधिशेष किस कार्मिक को माना जाए। तो इस स्थिति में तो माननीय न्यायालय में प्रकरण निस्तारित हो चुका है, सामान्य प्रक्रिया से जो भी समायोजन किया जाएगा, यानी जो कनिष्ठ और वरिष्ठ वाला जो मामला था अभी मैंने बताया था उसी के अनुसार होगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 के तहत सीधे ही माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में पदस्थापित किए जाने के कारण इन्हें अधिशेष किए जाना है या नहीं। आपको पता होगा कि 2022 में जो भी भर्ती हुई थी इसकी 23 या 24 में जो भी नियुक्ति हुई थी, उस समय कई कार्मिक ऐसे थे जिनको एलिमेंट्री में जगह नहीं होने के कारण माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापित किया गया था। अब ऐसे कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो इसमें सीधा सा है कि जिनका पदस्थापन रिक्त स्थान के विरुद्ध सक्षम आदेश के द्वारा किया गया, ऐसे किसी भी कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाएगा। यानी जिनका माध्यमिक में सेटअप हुआ था उसमें, और अभी जैसे बीच में कुछ आदेश भी आए थे कि जो भी माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापित 2022 के किए थे वो और संविदा कार्मिक, उनको अधिशेष नहीं माना जाएगा। तो इस आधार पर इसमें भी इसमें क्लियर हो गया कि जो पद
रिक्त पद के विरुद्ध सक्षम आदेश द्वारा, यानी वहाँ अगर पोस्ट वैकेंट है, मान लो जैसे इंग्लिश लेवल 1 का या लेवल 2 का अगर पोस्ट, या लेवल 2 का ही होगा, पोस्ट वैकेंट है और वहाँ कोई थर्ड ग्रेड का टीचर है वो पदस्थापित हो गया, हालांकि वो चयनित हुआ था एलिमेंट्री में, लेकिन उसको माध्यमिक में पदस्थापन दे दिया, तब वो कार्मिक अधिशेष नहीं माना जाएगा, क्योंकि माध्यमिक में ऑलरेडी उसका पद है, यानी इंग्लिश का जो लेवल 2 का पद है वो रिक्त है और उसी पद के ऊपर वो कार्य कर रहा है, तो वो अधिशेष नहीं माना जाएगा। अगला है मंत्रालयिक संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त विभाग के जो भी आदेश वगैरह है उनकी पालना है वो निश्चित करने का निर्देश किया गया है। और उक्त टिप्पणी में अंकित है कि मंत्रालयिक संवर्ग में उपरोक्तानुसार सृजित पदों में से पूर्व में किसी पद पर अधिक कार्यरत कार्मिक कार्यरत है तो सृजित पदों के अतिरिक्त पदों को अस्थायी रूप से सृजित माना जाएगा, और तथा जैसे जैसे पदोन्नति या सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होंगे अस्थायी रूप से सृजित पद स्वतः ही समाप्त माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में मंत्रालयिक कार्मिकों के संवर्ग के कार्मिकों का अधिशेष माना जाए या नहीं, यानी निर्देश था कि जो भी अधिशेष है उनको वहीं रखना है, उनके लिए जो अस्थायी पद स्वीकृत होंगे और जैसे जैसे वो रिटायर्ड होंगे या पदोन्नति होगी, वो पोस्ट खाली हो जाएगी, तो वो पद है वो सृजित पद, एक्स्ट्रा पद है वो अपने आप स्वतः माने जाएंगे। इसके संबंध में दिशा निर्देश 14/11/2024 के बिंदु संख्या 2 के स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान में बिंदु संख्या 10 के अनुसार करना है, तो वो भी यहाँ आपके PDF में आपको दे दूंगा, उसमें देखेंगे। और मंत्रालयिक संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय जो वित्त विभाग के आदेश है उसकी पालना होगी। अब है कि 6.3 की सूची 31/3/2015 तक बनी हुई वर्तमान में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन किया जाना है। आगे निर्धारित नहीं किया गया कि जैसे बनी हुई जो है, और आगे निर्धारित नहीं किया गया जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रारंभिक द्वारा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो वर्तमान में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन किया जाना है, इसके अतिरिक्त कोई भी कार्रवाई नहीं की जानी, यानी 6.3 की जो भी सूची वगैरह उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय से सीधे ही कर्मोन्त महात्मा गांधी विद्यालय किए गए हैं, यानी जो मिडिल स्कूल था उसको सीधे ही महात्मा गांधी विद्यालय कर्मोन्त कर दिया। उनमें अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 1 से 6 तक प्रारंभ हुई। उनमें महात्मा गांधी विद्यालय के मापदंडानुसार वरिष्ठ अध्यापक और शारीरिक शिक्षा पद नहीं बनता है, लेकिन वहाँ पहले से कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालय के हिंदी माध्यम के वरिष्ठ अध्यापक, या जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है और शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड कार्यरत है, क्योंकि कई ऐसे PT है शारीरिक शिक्षक है जो महात्मा गांधी विद्यालय में कार्यरत है, क्या उनको अधिशेष मानकर हटाया जाएगा या नहीं, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो पूर्व में कार्यरत कार्मिक तभी अधिशेष होगा जब उस पद पर चयनित कार्मिक कार्य ग्रहण करता है, वर्तमान में इनको अधिशेष नहीं मानना है। मान लो जैसे कोई कार्मिक है वो चयनित होकर के महात्मा गांधी विद्यालय में नहीं आया, पहले से ही वहाँ PT शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत है, ऑलरेडी पोस्टेड है, और अब वहाँ कोई नया कार्मिक चयनित होकर के शारीरिक शिक्षक नहीं आया, तो पुराना जो शारीरिक शिक्षक होगा वो अधिशेष नहीं माना जाएगा। वो तब तक अधिशेष नहीं माना जाएगा जब तक कोई नया चयनित कार्मिक उसी पद पे नहीं आ जाए, पद पे आ जाएगा तब उसको अधिशेष माना जाएगा, और जब तक नई पोस्टिंग नहीं हो जाती शारीरिक शिक्षक की उस पद पे, तब तक वहाँ जो कार्यरत शारीरिक शिक्षक है उसको अधिशेष नहीं माना जाएगा। इसके अलावा FAQ के बिंदु संख्या 2 के अनुसार जो शुरुआत में कहा था कि जब तक चयनित कार्मिक नहीं आए, मैंने पहले आपको बता दिया कि जब तक चयनित कार्मिक नहीं आएगा तब तक ये कार्मिक यथावत कार्य करेंगे। महात्मा गांधी विद्यालय के किसी भी कार्मिक को अगर वो रिक्त पद पे वहाँ कार्यरत है तो उसको अधिशेष नहीं माना जाएगा जब तक कि चयनित कार्मिक वहाँ नहीं आ जाए, क्योंकि सरकार की भी मंशा है कि महात्मा गांधी विद्यालय खाली नहीं हो, वहाँ के जो भी स्टाफ है वो बिल्कुल चले नहीं जाए, तो उनको अधिशेष तभी माना जाएगा जब वहाँ चयनित व्यक्ति उसी पद का आ जाए, तब वो पुराने वाले अधिशेष माने जाएंगे। और इसके अलावा बिंदु संख्या 2 के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तो शिक्षकों कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्य ग्रहण के पश्चात ही, ये मैंने सारा पहले आपको बता दिया, पहले से कार्यरत सक्षम या अचयनित जो शिक्षक है वो अधिशेष माने जाएंगे, यानी जब तक महात्मा गांधी विद्यालयों में नए चयनित कार्मिक नहीं आएंगे तब तक पुराने कार्मिक कार्य करते रहेंगे, वो अधिशेष नहीं माने जाएंगे। चाहे जैसे मान लो एक उदाहरण के रूप में मान लो कोई PT है और वो वहाँ कार्यरत है, और जब तक चयनित PT नहीं आ जाते अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग से, तब तक वो वहाँ पहले से कार्यरत है, वो अधिशेष नहीं माने जाएंगे, वो वहीं कार्य करेंगे। अगला है नव कर्मोन्नत विद्यालय में कार्यरत प्रारंभिक सेटअप के कार्मिक है वो अधिशेष होंगे या नहीं। जो भी नव कर्मोन्नत विद्यालय है उनमें पहले से कार्यरत कार्मिक है, जैसे मान लो स्कूल है 8वीं तक थी, अब उसको 10वीं कर दी, तो पहले से जो भी कार्मिक है क्या वो सारे कार्मिक अधिशेष होंगे, तो ऐसी स्थिति में नहीं, दिशा निर्देश के अनुसार अधिशेष की पहचान कर समायोजन योग्य का समायोजन किया जाएगा। और सीधी सी बात है कि जो कार्मिक फिलहाल जिस पद पर कार्यरत है और वहाँ अगर कोई नया कार्मिक नहीं आ जाता है तब तक तो वो अधिशेष नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कर्मोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदों का निर्धारण किस आधार पर करना है, क्योंकि उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी कई तरह की समस्या है, और जिसमें शासन का प्रमाण पत्र क्रमांक 30/4/2015 के अनुसार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय तो पदों का निर्धारण अलग अलग है। वर्तमान में राज्य में माध्यमिक स्थान पर उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी ज़्यादातर जो भी सेकेंडरी स्कूल थे उनको सबको सीनियर सेकेंडरी कर दिया,
और एफएमएस द्वारा पदों की स्वीकृति अधिकतर विद्यालयों में माध्यमिक के अनुसार, जैसे L2 विज्ञान गणित अंग्रेजी का पद है, हिंदी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अनुसार अधिकांश कला संकाय सामाजिक हिंदी अंग्रेजी के पद है। इसके अनुसार अधिशेष मानना है। दोनों में भिन्नता के कारण अलग अलग विषय के कार्मिक सलप्रस हो रहे हैं, यानी माध्यमिक का अलग मामला है और उच्च माध्यमिक का अलग मामला है जो एफएमएस पदों के अनुसार। तो वर्तमान में जो पद एफएमएस या शाला दर्पण स्वीकृत है उसी के अनुसार कार्य करना है। पदों का पुनर्निर्धारण या पुनः गणना नहीं की जाएगी। तो जो स्वीकृत कार्य है कार्मिक, जो भी पद स्वीकृत है एफएमएस पे या शाला दर्पण पे, और जितने कार्मिक कार्यरत है, अगर वो अधिशेष नहीं है तो उनका पदों का पुनर्निर्धारण वगैरह कुछ नहीं होगा। इसके अलावा न्यायालय प्रकरण में कनिष्ठ कार्मिक द्वारा कोर्ट का स्टे ले रखा है तो उसके स्थान पर वरिष्ठ कार्मिक को अधिशेष मानकर समायोजित किया जाना है या नहीं। तो जैसे अभी न्यायालय की बात आई थी, तो सामान्य नियम तो ये था कि जो भी कनिष्ठ होगा वो समायोजित होगा। तो इसमें निर्देश है कि 14/11/2024 के अनुसार स्पष्ट अधिशेष कार्मिक की पहचान के बिंदु संख्या सेकंड के 9 के अनुसार किया जाना, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के अंतिम आदेश के अधीन किए जाएंगे। जो भी लास्ट आदेश क्या है, न्यायिक प्रकरण के स्थगन प्राप्त शिक्षक कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाएगा और इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित कार्मिक अधिशेष होंगे। अगर मान लो कोई न्यायालय से स्टे लेकर के कनिष्ठ कार्मिक आ रहा है तो उसको समायोजित नहीं माना जाएगा। तो उस स्थिति में वरिष्ठ जो भी कार्मिक होगा उसका पदस्थापन है, उसको अधिशेष माना जाएगा, उसको हटाया जाएगा। और अगर मान लो सामान्य स्थिति है तो वहाँ एक ही पद पे 2 कार्मिक है तो जो भी कनिष्ठ होगा उसको अधिशेष माना जाएगा। लेकिन कोई कनिष्ठ है वो कोर्ट के स्टे से अगर वहाँ है तो जो वरिष्ठ है उसको अधिशेष माना जाएगा। इसके अलावा विद्यालय में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पद स्वीकृत है लेकिन चयन प्रक्रिया में से पद नहीं भरा गया है और उक्त पद पर विद्यालय में प्रबोधक शारीरिक शिक्षक कार्यरत है। क्या बिंदु संख्या 2 के अनुसार वो बिंदु 8 या 1 के अनुसार कार्रवाई की जानी है। अब मान लो विद्यालय है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का पद है लेकिन वो पद वैकेंट है और वहाँ पहले से कार्यरत प्रबोधक है, शारीरिक शिक्षक यानी प्रबोधक शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत है, पैराफिजिकल टीचर कार्यरत है। तो क्या होगा, तो जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुसार कार्मिक की पहचान की जानी। इसमें क्या होगा कि बिंदु संख्या सेकंड के 8 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक, वरिष्ठ प्रबोधक, प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनिंग टीचर इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते हैं वे विभाग में अधिशेष माने जाएंगे। यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अगर इनके पद नहीं हैं तो ये सारे अधिशेष माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। अलावा जिन प्रमुख विद्यालयों में पद स्वीकृत हो गए हैं परंतु तत्समय अधिशेष कार्मिकों का समायोजन नहीं होने पर वह रिक्त पद पर चलने पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा उक्त पद का पदस्थापन कर दिया गया है। लेकिन अधिशेष शिक्षक जो पूर्व में इस विद्यालय में अधिशेष है का भी वही विषय और पद है तो उसको समायोजन करने के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो क्या प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती से उक्त पद पर लगाया गया कार्मिक को पुनः प्रारंभिक शिक्षा में लौटाया जाएगा या अधिशेष शिक्षक जो यथावत होने वाला था अन्य विद्यालयों में। अब इसमें जो भी नियम ये है कि पूर्व में कार्यरत कार्मिक जो स्वीकृत पद के बाद नवीन पदस्थापन से लगा दिए गए हैं तो कनिष्ठ को अधिशेष माना जाना है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा में भी जो भी अधिशेष होंगे उसका जो क्राइटेरिया ये है कि जो कनिष्ठ होगा वो अधिशेष होगा और उसको माध्यमिक में लगाया जाना है। सामान्य प्रक्रिया से ही समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी विद्यालय में कक्षा 6 संचालित की गई है और हिंदी माध्यम के अध्यापक कार्यरत है। तो क्या उन अन्य महात्मा गांधी विद्यालयों से चयनित कार्मिक अधिशेष होते हैं तो उनको कक्षा 6 की कक्षा में संचालित विद्यालय में हिंदी माध्यम में कार्यरत विद्यालय अध्यापक के स्थान पर लगा सकते हैं। मान लो किसी महात्मा गांधी विद्यालय में सरप्लस है और सामान्य जो महात्मा गांधी विद्यालय वहाँ पुराने कार्मिक जो चयनित नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या जो भी हिंदी माध्यम का अध्यापक जो पहले से कार्यरत है वो क्या अधिशेष होगा। तो महात्मा गांधी विद्यालय में चयनित स्पष्ट अधिशेष को अन्य महात्मा गांधी विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर लगाना है। महात्मा गांधी विद्यालय में अगर कोई चयनित कार्मिक है और वो अधिशेष है तो महात्मा गांधी विद्यालय में उसको लगाया जाएगा और यदि पूरे जिले में स्पष्ट पद रिक्त नहीं होने पर हिंदी माध्यम में लगाया जाना है, किंतु अंग्रेजी से हिंदी माध्यम में परिवर्तन किए जाने के आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति निर्देशालय से ली जानी है। और यदि उक्त अधिशेष कार्मिक अंग्रेजी माध्यम में चयन से पदस्थापन से पूर्व अन्य जिले में कार्यरत था तो ऐसे प्रकरण है वो निदेशालय में भेजे जाएंगे। तो ये तो थी महात्मा गांधी विद्यालयों में जो भी चयनित कार्मिक अगर अधिशेष हो रहे हैं तो उनके संबंध में सामान्य रूप से तो उनको दूसरे महात्मा गांधी विद्यालय में लगाया जाएगा जो भी पद रिक्त होगा, और जो भी पुराने कार्मिक होंगे हिंदी माध्यम के उनको अधिशेष माना जाएगा। और मान लो जिले से बाहर की बात है, उस जिले में कोई स्वीकृति नहीं है तो निदेशालय को भेजा जाएगा। ज़्यादातर जो समस्या जो पदस्थापन की आ रही है वो महात्मा गांधी विद्यालय के संबंध में आ रही है। तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के सफल संचालन हेतु निर्देश के अनुसार 3rd ग्रेड लेवल 1 को साक्षात्कार के माध्यम से चयनित कर पदस्थापित किया गया था और बजट घोषणा के अनुसार
इसकी पालना में महिला बाल विकास विभाग से शिक्षा विभाग जो एनटीटी सुपुर्द किए जाने के बाद एनटीटी के पदस्थापन के पश्चात समस्त अधिशेष चयनित कार्मिकों का समायोजन हिंदी या अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो एनटीटी वाले जो भी थे जिनको कुछ फिक्स संविदा के रूप में इनको पदस्थापित किया गया था, तो अधिशेष समायोजन के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जानी और इसमें जिन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही है और पूर्व में प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्य ग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल 1 शिक्षकों को अधिशेष माना जाए। यानी जो भी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक है लेवल 1 के, उनको अधिशेष माना जाएगा। तो ये भी एक थोड़ा सा इस मामला है कि जो पूर्व प्राथमिक वाले हैं उनके संबंध में। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे प्रारंभिक शिक्षा में नई भर्ती 2023 में उच्च माध्यमिक विद्यालय में लेवल 1 और लेवल 2 के अध्यापकों का पदस्थापन किया गया था, मैंने पहले कहा था। और जो थे प्रारंभिक के, लेकिन उनको सेकेंडरी में सेटअप में दिया गया था। ये विद्यालय में पद पर पदस्थापित है, इनमें से कई क्रमोन्नत विद्यालय होकर के मिडिल से उच्च माध्यमिक हुए और जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक कर रहे थे वो 2023 में पदस्थापित कार्मिक से वरिष्ठ है और अधिशेष टैब में दर्शाए जा रहे हैं। उनमें से उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत लेवल 1 और 2 के पदों पर इसका समायोजन होगा। यानी पूर्व में कार्यरत कार्मिक जो मिडिल का है या नई भर्ती 2023 के कार्मिक का, तो इसके अनुसार सीधी सी बात है कि जो कनिष्ठ कार्मिक होगा जो बाद में लगा होगा वो हटेगा, जिसमें अलग अलग है ज्वाइनिंग तारीख होगी। इसके अलावा अगर मान लो ज्वाइनिंग दोनों की सेम है या ऐसा कुछ है तो आयु के अनुसार जो भी कनिष्ठ होगा उसको होगा। और इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट बातें जो शहरी क्षेत्र के संबंध में, जैसे पूर्व प्राथमिक अधिशेष हुए हैं उन्हें शहरी क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदरिक्त नहीं होने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में किस वरीयता पे किया जाएगा। तो ये तो एक तो कनिष्ठ कार्मिक को प्राथमिकता से अधिशेष किया जाना है। इसके अलावा एनटीटी के अधिशेष जो भी शिक्षक है वो शहरी क्षेत्र में पद रिक्त नहीं होंगे, तो उसी ब्लॉक के नज़दीकी जो महात्मा गांधी विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। और उसी ब्लॉक में अगर पद रिक्त नहीं है तो नज़दीकी ब्लॉक में उनका पदस्थापन किया जाएगा। और पद विरुद्ध कोई कार्मिक कार्यरत है तो उनको अधिशेष की श्रेणी में रखा जाना या नहीं। तो किसी विद्यालय में शिक्षक पद के विरुद्ध सक्षम आदेश से पदस्थापित है, यानी सक्षम आदेश से पदस्थापित है, तो उसे अधिशेष नहीं माना जाना है। ऐसे कार्मिक का वेतन जिनका अन्य विद्यालय या अन्य पद से आरित किया जा रहा है उनके अलावा किसी को अधिशेष नहीं माना जाना है। यानी जिनका वेतन आहरण दूसरे विद्यालय से वो अधिशेष माने जाएंगे। और ये और भी एक दो प्रश्न है, जैसे विधवा, परित्यक्ता या गंभीर बीमार से जो भी ग्रसित कार्मिक है अधिशेष होने पर क्या किया जाना है। तो ऐसे कार्मिक है, मान लो यदि कोई कनिष्ठ कार्मिक है और वो अधिशेष होने के कारण होने वाला कार्मिक स्वयं किसी विशिष्ट श्रेणी में है, यानी कनिष्ठ है तो उसका समायोजन या अधिशेष माना जाएगा। लेकिन वो कनिष्ठ कार्मिक है, वो विधवा है, परित्यक्ता है, दृष्टिहीन है या दिव्यांग है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा वगैरह इससे, तो ऐसी स्थिति में उन्हें यथावत रखते हुए उनमें से जो भी दूसरा जो उनसे कनिष्ठ होगा उसको अधिशेष माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो भी ऐसे कार्मिक होंगे जो गंभीर बीमारी से पीड़ित वगैरह या विधवा परित्यक्ता होंगी उनको राहत दी जाएगी, यानी उनको अधिशेष नहीं माना जाएगा। उनसे जो भी इंद्र होगा यानी कनिष्ठतम की श्रेणी में उनको छोड़ दिया जाएगा। उनके अलावा जो भी कार्मिक होंगे उनको अधिशेष माना जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। ये पूरी FAQ और मैं ये जो आदेश था ये दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हुआ मुझे मालूम है, लेकिन सारी जानकारी के लिए वीडियो जरूरी था, तो आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगा। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।